क्लास पहले से चलती थी और सोशोलॉजी की क्लासेस भी हम लोगों ने भी हाल ही से स्टार्ट किया, लास्ट 1 वर्ष आप कह सकते हैं सोशोलॉजी की। तो दोनों क्लासेस तो आपको वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ अब, है ना। अब आपकी जो है सोशोलॉजी की क्लास अगर हो रही है या सोशल वर्क की क्लास हो रही तो DSSB के स्टूडेंट को वहाँ पर वो प्रोवाइड कराई जाएंगी सारी क्लासेस। साथ ही साथ अपराध आपका एक जो है पॉइंट जोड़ा गया है सिलेबस के अंतर्गत, तो उस पर मैं आप लोगों से विचार विमर्श करूंगा और इस समय कर भी रहा हूं। जब भी कभी इंडिविजुअल के रूप में आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराता हूं 6:30 बजे, तो उसमें मिलती है ना। जैसे अपराध और अपराध की अवधारणा, उसके संबंध में वर्गीकरण हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। और अपराध की प्रमुख व्याख्याओं के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में कुछ थ्योरीज को लेकर, ठीक है। 6:30 बजे क्लास में DSSB के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, और उसमें कई विद्वानों के नाम मिलेंगे आप लोगों को। फिर हम लोग विचलन देखेंगे। कल मैं आपको 6:30 बजे वाली क्लास में बता दूंगा कि अपराध में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, मेन चीज़ें। मैंने शायद आप लोगों से बोला था, मैंने बताया नहीं, है ना। लगभग कुल आपको टोटल मैं बताने वाला हूँ 21 पॉइंट क्रिमिनोलॉजी के संबंध में ध्यान रख के जाइएगा, ठीक है। 21 पॉइंट, और वो कौन कौन से 21 पॉइंट है ये मैं कल सुबह 6:30 बजे आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि इस समय हम लोग बातचीत जो करने वाले हैं सोशल वर्क की थ्योरीज पर। DSSB की सिलेबस में आप देखेंगे सोशल वर्क में तो सबसे पहला ही पॉइंट मिल जाएगा थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क, है ना। तो उन्हीं पर बातचीत करेंगे। हालांकि UGC नेट में यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत है। ये 2 दिन से आप लोग क्लास चली, आज तीसरी क्लास है इस पर, है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अच्छा, कल हम लोगों ने एरिक इरेक्शन की थ्योरीज को थोड़ा सा रिपीट किया था। अगेन एक बार आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को एक जगह एक PDF में ये सारी थ्योरीज मिल जाएंगी। इस थ्योरी पर मैं अभी भी इस PDF पे मैं अभी और काम कर रहा हूँ। ये केवल 47 पेज की है, ठीक है। तो केवल मैंने आज बनाया है इसको लेकर, है ना। 8 बजे से पहले पहले वो भी मॉर्निंग में बनाया था ये PDF। तो देखिए, एरिक इरेक्शन थ्योरीज को मैंने मेंशन किया यहाँ पे। सन 1950 में इस थ्योरी को बताइएगा कि ये थ्योरी आई है। साइको सोशल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। दोनों प्रक्रिया इसी में आती है। लेकिन मनोसामाजिक जो सिद्धांत बनता है, खासकर वो जॉर्ज हॉमस का नाम फिर वहाँ पे देखने को मिलता है। वो आपको मिलेगा नीचे, है ना। नीचे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसकी थ्योरीज को लेकर भी, ठीक है। तो यहाँ आप केवल इतना ध्यान रखें कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है ये। क्योंकि साफ शब्दों में यहाँ पे अगर मैं एरिक इरेक्शन साइको सोशल थ्योरी नहीं लिखता ना, केवल लिखता साइको सोशल थ्योरी, तब ये आपका एरिक इरेक्शन की नहीं जाता, क्योंकि मैंने नाम मेंशन कर दिया। यदि नाम मेंशन कर दिया है तो आप सभी लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे डेवलपमेंटल वाली थ्योरी है ये। जाहिर सी बात है, नाम पर ये बेस्ड है। डेवलपमेंट नहीं है तो आप जॉर्ज हॉमस का नाम लगा सकते हो। 1950 मैंने आपको बता चुका हूँ। इसमें कुल टोटल मैंने 8 अवस्था पे बताया था। आप लोगों को मैं बता दूं, स्क्रीन आप सभी लोग क्या करिएगा, अपने फ़ोन पर अगर आप सभी लोग क्लास ले रहे हो फ़ोन पर, तो स्क्रीन को रोटेट कर दीजिए और जूम कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को साफ और क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। एरिक इरेक्शन के कुल 8 बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो 8 जो है यहाँ पे अवस्थाएं मैंने मेंशन किया है। आप देख सकते हैं कि पहली अवस्था जो है सैसव अवस्था पर यहाँ पे मेंशन किया है। आपको पता है विश्वास बनाम अविश्वास है, जन्म से लेकर 2 वर्ष। इसका परिणाम क्या होता है? आशा यानी होप, ठीक है। वहीं दूसरी बात करता है स्वतंत्रता वर्सेस शर्म या संदेह करके 2 से 3 वर्ष होता है। यहाँ पे परिणाम होता है इच्छा शक्ति का। खेल की अवस्था पहल बनाम अपराध बोध 3 से 5, परिणाम होता है उद्देश्य। चौथी विद्यालयी अवस्था जहाँ परिश्रम वर्सेस हीनता होता है 5 से 12 या 6 से 12 भी कहा जाता है, ठीक है। परिणाम सक्षमता शब्द रिलेट होता है। पहचान वर्सेस भूमिका संभ्रांति 12 से 18, परिणाम निष्ठा को रिलेट कराता है। छठा अल्प वयस्कता हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, तो कहीं कहीं पूर्व भी बोल दिया जाता है इसी को, है ना। यहाँ पे आत्मीयता एवं एकाकीपन 18 से 40, परिणाम होता है स्नेह या प्रेम का। मध्य वयस्कता अवस्था होता है प्रजनन वर्सेस निश्चिंतता होता है, जो 40 से 65 वर्ष होता है। देखभाल होता है। ये देखो कॉमन सेंस के माध्यम से अपने आप लोग वर्षों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वहाँ पर आप लगा पाएंगे परीक्षा में, आप निश्चिंत रहें। इसकी कई PDF मेरे पास है, हर PDF में थोड़ा बहुत अंतर मुझे खुद मैं बना देता हूँ ऐसी कंडीशन पर, है ना। तो एग्जैक्ट ये बेसिकली आप लोग अपने तर्क के आधार पर लगा सकेंगे।
उसके बाद आता है आपका लास्ट परिपक्वता, है ना, जिसको मैं आप लोगों में से किसी बच्चे ने कहा था वयस्कता ही बोल सकते हो सर, आप सीधा प्रौढ़ावस्था ही केवल कह सकते हो, बिल्कुल आप बोल सकते हो। तो 65+ है ये मृत्यु तक, और बुद्धिमता ये सिद्ध दर्शाता है। अहम संपूर्णता वर्सेस निराशा है, ये अवस्थाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, आप आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए इसके इंग्लिश शब्द भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, जो बच्चों को दिक्कत कर रही होगी एज क्या नाम है यहाँ पे नाम हिंदी को लेकर, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा टफ बेसिकली इस प्रश्न में यूज़ होता है, तो आप इंग्लिश भी यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर एज यानी उम्र को दर्शाया गया है, यहाँ पे मूलभूत गुण होता है जो बेसिक वैल्यूज़ होता है उसको दर्शाया गया है, जहाँ मैं परिणाम आप लोगों से बोल रहा था, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक शिक्षण अवस्था के लेकर बात करते हैं या थ्योरीज को लेकर बात करते हैं। किताबों में बड़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो जब हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कोई बच्चा कह रहा था कि 1977 का भी प्रोसेसर आ सकता है क्या, नहीं, परंतु आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 1963 वाला प्रोसेस है ना, लेकिन जेहन में आप करें बाय द वे परीक्षा का पैटर्न है भाई, कभी कुछ भी हो सकता है। अगर 1963 ना आए तो 77 वाले की तरफ भी आप रुक कर सकते हो। प्राथमिकता आप लेकिन 1963 का देंगे, एस के मंगल की किताब में आपको यही मिलता है, ठीक है। बोबो डॉल पर इन्होंने प्रयोग किया था, गुड़िया पर, है ना, ये मैंने आपको बताया था, मैं रिवीजन कर रहा हूँ आप लोगों का, है ना। उसके बाद देखिए एक आती है सिस्टम थ्योरी, ये भी हमने कल फिर बात कर लिया था, और थ्योरी में खासकर थ्योरी का नाम, उसका वर्ष और विद्वान का नाम, और तीसरी बात वो थ्योरी है किससे संबंधित। ये 3 या 4 बात ना याद रहेगा तो आप परीक्षा में आसानी से कर सकते हैं, और ये पता होनी चाहिए आपको 3-4 बातें हर एक थ्योरी के बारे में। सिस्टम थ्योरी आप सबको पता है, मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया भी था, 1940 में ये बेसिकली थ्योरी आई थी। बायोलॉजिस्ट महोदय है जिसका नाम है लुडविग वॉन बार्टालाम्फी करके नाम आता है, और इन्होंने सन 1940 में इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। एक थ्योरी और आती है जनरल सिस्टम थ्योरी करके, जीएसटी बोला जाता है इसको, जीएसटी मतलब जनरल सिस्टम थ्योरी, ये वाली थ्योरी है 1968, ये आपको ध्यान रखना होगा। इस थ्योरी में कहा क्या गया है, इसकी सिस्टम थ्योरी सिस्टम की विशेषताओं और सिस्टम के भीतर पाए जाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं, जो घटक होते हैं, उनके भागों के बीच में संबंधों का वर्णन करना और उनका हिसाब लगाने का प्रयास करना, मतलब एक प्रकार से अंतःक्रियाओं पर जिक्र करता है ये, ठीक है, अंतःक्रियाओं पर सिस्टम थ्योरी, ठीक है। तो ये मैंने हालांकि कल आपकी क्लास में जिक्र भी किया है, शॉर्ट नोट्स मेरे पास है, सेव यहाँ पर कर दिया मैंने इस पीडीएफ पे, आपको आसानी से मिल जाएगा। ये क्लास समाप्त होते ही मैं आपको टेलीग्राम पर जो है भेज दूंगा, ये सिस्टम थ्योरी वगैरह जो भी है ना, इस पर देखो मैंने कल बात किया है आप लोगों से, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, निश्चिंत रहें आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए एक रेशनल चॉइस थ्योरी है, हम लोगों ने आरसीटी, इसको आरसीटी के नाम से जाना जाता है, तर्क संगत या तर्क विकल्प थ्योरी इसके नाम से जानते हैं हम लोग इसको। मैंने कल बताया था दार्शनिक एडम स्मिथ के बारे में कि भाई इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, सन 1776 में एक निबंध लिखा था, एस्से लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ जो है कॉजेज ऑफ द हेल्थ ऑफ नेशंस करके, ये इस पुस्तक में बेसिकली या इस एस्से में 1976 में बेसिकली ये जो है प्रतिपादित किया गया था रेशनल चॉइस थ्योरी, ठीक है। और यहाँ पर कहा क्या गया, इसमें बेसिकली मानव स्वभाव ही या मानव स्वभाव की स्वार्थ के प्रति प्रवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति या सहज प्रवृत्ति, जिसके परिणाम स्वरूप समृद्धि हुई है। एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं स्वार्थ के प्रति प्रवृत्ति जो दर्शाया जाता है स्वभाव के प्रति में, उस पर एक्टिविटी का संचालन होता है, और खासकर वो बेसिकली चॉइस पर होता है, विकल्प पर होता है। मैंने कल बताया भी था आपको, है ना, कि यादृच्छिक आपने क्यों हटा दिया, रैंडम बिहेवियर क्यों हटा दिया था, क्योंकि रैंडम बिहेवियर ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर विकल्प हुआ कहाँ, जो आपके लिए ऑप्शन में कोई चीज़ हो या विकल्प हो ताकि आप उसका चुनाव कर सके। आप कह सकते हो अगर आप रिसर्च करेंगे ना तो यह एक प्रकार से भेदभाव वाली प्रक्रिया को रिलेट कराता है, क्योंकि रेशनल चॉइस है ये, क्योंकि चॉइस के आधार पे आप कर रहे होते हैं, ठीक है। इन संदर्भ में तर्क विकल्प सिद्धांत आरसीटी के अनुसार व्यक्ति तर्कसंगत निर्णय लेना और अपने विशेष लक्ष्यों के अनुरूप, मतलब एक प्रकार से पॉजिटिव परिणाम प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत गणनाओं को नियोजित करता है, एक प्रकार से प्लानिंग करता है, उस संदर्भ में ये शब्द लिया जाता है आरसीटी का, ठीक है। और ये परिणाम किसी व्यक्ति के स्वयं के हित को अनुकूलित करने के लिए भी जुड़ गए हैं, या इस प्रकार से आप कह सकते हैं जुड़े या जोड़े जा सकते हैं ऐसे संबंध में। उसके बाद शायद हम लोगों ने बात किया था सोशल एक्सचेंज थ्योरी को लेकर, मैंने आपको बताया है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। ये समाजशास्त्री महोदय हैं जिनका नाम है जॉर्ज होमस, इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया। यह पहली बार 1958 में बेसिकली यहाँ पर इसके निबंध
है ना, इसके निबंध, जैसे एक एस्से है 1958 में, वो है सामाजिक व्यवहार विनिमय के रूप में। ठीक है, ये पुस्तक का नाम ही है, इन्होंने सोशल बिहेवियर, बेसिकली सोशल बिहेवियर एक्सचेंज करके इन्होंने एक पर्सपेक्ट के आधार पे पुस्तक ही लिखा था 1958 में। उसी दौर पे या उसी समय जॉर्ज होमस ने सोशल एक्सचेंज थ्योरी को प्रतिपादित किया था। ठीक है, होमस ने कहा कि छोटे समूहों का अध्ययन किया और उनका शुरू में मानना था कि किसी भी समाज या समुदाय या समूह को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखना सबसे अच्छा होगा। यदि आप समाज को देख रहे हैं या समुदाय या समूह को रूप में देख रहे हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य से जब आप काम करेंगे तो इसके अंदर जब जाएंगे तो 1-to-1 का सेशन बन जाता है। 1-to-1 का सेशन का कहने का मतलब हो जाता है केस वर्क का पार्ट, और जब केस वर्क का पार्ट आप संचालित कर देते हैं तो वहाँ पे सोशल एक्सचेंज थ्योरी लागू भी हो सकती है, चाहे वो समाज हो, समुदाय हो या समूह हो। केस वर्क अगर करते तो इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पे, इसलिए केस वर्क यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं साइको डायनेमिक थ्योरी। शायद ये नहीं हुआ था, है ना, यही करना है, बता दीजिए एक बार। यस सर, यहीं से करना है, चलो ठीक है। तो ये आप लोग को जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इसको आप देखे हाँ करें सभी लोग, है ना। और क्लास समाप्त होने के बाद जब भी मैं क्लास समाप्त करता हूँ तो उसके दौरान आप लोगों ने नोट्स जो बनाते हैं उन नोट्स को भी देखा करें, है ना, इसी से तैयारी अच्छी होती है इस तरीके से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं साइको डायनेमिक थ्योरी। देखिए, कहने का आशय इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ सामाजिक गत्यात्मक सिद्धांत को लेकर, एक नाम आपने पढ़ा होगा ग्रुप डायनेमिक को लेकर। ग्रुप डायनेमिक में जो प्रोसेस आता है वो कर्ट लेविन का नाम आता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन साइको डायनेमिक थ्योरीज में सन 1964 में कार्ल जुंग का नाम, एडलर का नाम अगर हम बात करते हैं तो 1927 में, एंड इरेक्शन की बात करते हैं तो 1950 में। अच्छा, क्या हुआ, कुछ पूछना है किसी को? भाई एक तो या तो म्यूट हो जाइए, है ना, प्लीज। पूनम जी कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो प्लीज नहीं, म्यूट वो रहिए। मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, फिर म्यूट रहिए मैम। अब देखिए मेरी बात को यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइको डायनेमिक थ्योरी में यहाँ पे जुंग का नाम, एडलर का नाम और इरेक्शन का नाम आ रहा। आपको कहीं ना कहीं ये तीनों नाम ना दिख रहा होगा व्यक्तित्व पर। ये तीनों नाम व्यक्तित्व पर बात करता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। सिंपल शब्दों में आप लोग बोल सकते हो इसे पर्सनालिटी। कहने का आशय यह है कि मनोगतिकीय मनोविज्ञान में एक पर्सपेक्ट है, एक दृष्टिकोण है जो मनोवैज्ञानिक शक्तियों के व्यवस्थित अध्ययन पर बल देता है। इसीलिए कार्ल जुंग का नाम, अल्फ्रेड एडलर का नाम और एरिक इरिक्सन का नाम, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेलानी क्लेन के द्वारा विकसित किया गया साइको डायनेमिक, है ना। और इन्होंने बेसिकली जो मानव व्यवहार भावना या भावनाओं को कम करना, भावनाओं का मतलब होता है एक प्रकार से कुछ इमोशंस, सेंसरीज इश्यूज होते हैं, कुछ सेंसरीज इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज को कह रहा है ये कम करना, और प्रारंभिक अनुभव से कैसे संबंधित हो सकते हैं इनके परिप्रेक्ष्य में बात किया गया इस थ्योरी में। तो साइको डायनेमिक सिद्धांत व्यक्तियों के भीतर मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं और शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो मानव व्यवहार और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। लेकिन जैसे ही व्यक्तित्व की व्याख्या आती है तो हमारे सामने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत उत्पन्न हो जाता है या हमें देखने को मिल जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, 1940 से लेकर 1950 के बीच का दशक में साइको डायनेमिक सिद्धांत सामान्य अनुप्रयोग अच्छी तरह से स्थापित हो गया था या हो चुका था। लेकिन जब देखिए इससे प्रश्न अभी तक जो पूछे गए हैं ना, प्रश्न में क्या लिखता था मैं आपको याद दिलवाता हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा। लिखता था कि मनोसामाजिक सिद्धांत, फिर इधर लिखता है दशक, एक तरफ सिद्धांत लिखता है एक तरफ दशक लिखता है, ठीक है, 1940। फिर लिखता है मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, ऐसे लिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद और ये लिखता है 1950। तो आप लोगों ने इस तरीके के सवाल मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा परीक्षा में, है ना, दशक करके। और वो बेसिकली कहीं ना कहीं प्रश्न आयोग ने गलती कर देता है। कारण यह है कि हर किताबों में अलग अलग तरीके से दशक मिले हुए हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं यहाँ पे
कि अगर 1940 का दशक या और उसके 50 के दशक की बात कर रहा है, दोनों के बीच का दशक की बात करता है, सेंचुरी की बात, शताब्दी की बात, तो साइको डायनेमिक थ्योरी को मान के चलिएगा कि उस समय ये डेवलप हो चुका था। ठीक है, ऐसी यहाँ पे बात कही गई है। आगे देखिए, फिर दौर आता है सिगमंड फ्रायड का, क्योंकि बात हो रही थी व्यक्तित्व, मानव व्यवहार की, व्यक्तित्व का, है ना, व्याख्या उसी को हो रही थी। सॉरी, तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने, आपको बता दें, सन 1990 से और 1930 के दशक के बीच में लिखते हुए सिद्धांतों का एक संग्रह विकसित करते हैं। वजह यही होता है कि ऑप्शन में गलत आता है, क्योंकि अगर दोनों लिखे तो ठीक है, या तो कोई एग्जैक्ट 80-90 ही कर दो तो सही हो जाए। 2 बार प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, दोनों के दोनों बार कॉमन नंबर सभी बच्चों को मिले हैं, है ना। एक तो कोविड-19 के बाद ही आया था, ठीक है, जो पेपर हुआ था। तो इस सिद्धांत का संग्रह विकसित हुआ, जिसमें मनोविज्ञान के लिए मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का आधार बनाया गया। अब सिगमंड फ्रायड इतना फेमस पर्सन है, या तो सिंपल सीधा सवाल बनाता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है, तो सिगमंड फ्रायड का है। या व्यक्तित्व की संरचना के बताइए कितने मॉडल हैं, तो 2 मॉडल है। आप लोगों ने अभी तक केवल इसकी थ्योरीज वगैरह के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके 2 मॉडल भी हैं। एक का नाम है आकारात्मक मॉडल और दूसरे का नाम है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। 2 मॉडल होते हैं इसके, सिगमंड फ्रायड के। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत 2 मॉडल पर आधारित है, ये बात आपको पता होना चाहिए। एक बार बताइए, क्लियर हुआ यहां पर? एक बार बताइए। जी सर। हाँ, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, है ना। अब देखिएगा, मेरी बात को ध्यानपूर्वक आप सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे, सभी लोग। इसमें देखिए, आकारात्मक मॉडल में क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट हुई हैं। आकारात्मक मॉडल में सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में प्रस्तुत करके बताया कि फ्रायड के मन की 3 अवस्था बताया। मन की कितनी अवस्था बताया है इन्होंने, बता सकते हैं आप? मन की 3 अवस्था बताई उन्होंने, है ना, जिनमें से अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां बताया गया है फ्रायड के अनुसार, जिसे समझने के लिए उसने बर्फ की चट्टानों का उदाहरण दिया था। हालांकि मैं बता दूं कि फ्रायड के अनुसार जैसे समुद्र में बर्फ की चट्टान का कुछ भाग पानी के बाहर होता है, अधिकांश भाग पानी के अंदर होता है ना। देखिए, मन की 3 अवस्थाओं को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया किसने है, तो ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को। एक तो सिगमंड फ्रायड का नाम, सिगमंड फ्रायड का नाम, और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि बर्फ की चट्टान का कुछ भाग पानी के बाहर और अधिकांश मतलब अधिक भाग पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है। समझने का प्रयास करिएगा, मैं यहाँ पर आपको पिक्चर बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है एक प्रकार से यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से कुछ जो है ना, बर्फ़ ये बना रहा हूँ, ये बर्फ़ है, और यहाँ आप ये मान लीजिए ये सब जो है ना, जल है, ठीक है। ठीक है, ये सब बेसिकली क्या है, जल है इधर, ठीक है, ये सब जल है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सब कॉन्शियस माइंड यहां पर है, सब कॉन्शियस माइंड यानी 90% इसमें है, और कॉन्शियस माइंड कितना हुआ, 10%। 10%। अब आपको ये सोचना होगा, थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर कि इसमें देखो विल पावर होता है कॉन्शियस माइंड में,
10% में, है ना। विल पावर, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है इसमें, लॉजिकल थिंकिंग होता है इसमें, क्रिटिकल थिंकिंग होता है इसमें कॉन्शियस माइंड में, है ना। बिलीफ, इमोशन, हैबिट, वैल्यूज, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमेजिनेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, ये शब्द जो रिलेट होते हैं ये सब कॉन्शियस माइंड में रिलेट होते हैं। हालांकि ये परीक्षा में इस तरीके से नहीं पूछेगा, यदि परीक्षा में आएगा तो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा रिलेट कराएगा आपसे, किस परिप्रेक्ष्य में, अंतर के परिप्रेक्ष्य में। तो मन को 3 भागों में बांटा, जैसा कि आपने अभी देखा, है ना। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है, अचेतन और अवचेतन। इसको क्या बोलेंगे, चेतन, और इसको क्या कहेंगे, अवचेतन। और एक तो अचेतन होता है यानी बेहोश वाला मन, है ना, वो दूसरा होता है, भी बताएंगे उसके बारे में। अब पहले इन दोनों को समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो चेतन होता है, चेतन मन हमारा सक्रिय दिमाग होता है, एक्टिव होता है, जिसे हम जो है बेसिकली हम हमारे सोच विचार तर्क से कोई निर्णय लेते हैं और कार्य कर देते हैं, है ना, वो कॉन्शियस माइंड होता है। पहली बार ड्राइविंग सीखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारे कार पर ही होता है, और इस तरह से हमारा चेतन मन काम करता है ना। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो हम अभी देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन का उदाहरण है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे विल पावर, लॉन्ग टर्म, है ना, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब क्या है, ये कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, प्लीज़ बताइए, इतना बताइए पहले। जी सर। ये एक्टिव है, आप लोग एक्टिव जो चीज़ें हैं वो कॉन्शियस माइंड को रिलेट कराएगा। अब सवाल भी कैसे आएगा भी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, सवाल भी। अब देखिए, सब कॉन्शियस माइंड, कुछ समय बाद काफ़ी अभ्यास कर लेने पर जब हम कार चलाते हैं, तब कार चलाते चलाते फ़ोन पर बातें करना या गाना सुनना या सब या कोई या अदर कोई क्रियाएं करना, है ना, तो ऐसी क्रियाएं जब एक साथ बिना झिझक के करते हैं, क्योंकि ये सब क्रियाएं हमारे अवचेतन मन में हैं, इसलिए आप हैबिट वाली चीज़ों को दर्शा देते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कि इसमें बिलीफ, इमोशन, हैबिट, वैल्यूज जो है, वैल्यूज़, है ना, प्रोटेक्शन, रिएक्शंस, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इमेजिनेशंस, इंस्टीट्यूशंस, ऐसे शब्द रिलेट हो जाते हैं अवचेतन मन को। अब सोचिए कि आप जैसे मान लीजिए भोजन बना रहे हैं या खाना पका रहे हैं, तो उस दौरान भी कोई अदर एक्टिविटीज़ भी आप कर लेते हैं, क्योंकि आपकी हैबिट बन गई है ना, एक साथ 2 कार्य करने की। तो वह प्रक्रिया बेसिकली इस परिप्रेक्ष्य में आ जाता है। अवचेतन मन सोच विचार कर तर्क नहीं कर सकता है, हमारी समझ, हमारी मान्यता को सीधा असर डालता है, अवचेतन मन पे सीधा असर होता है ना, सीधा। अब जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि मैं पैड पे लिखता हूँ, ठीक है, अब पैड पे बेसिकली मैं देखता नहीं हूँ, मैं स्क्रीन पर देखता हूँ, है ना, तो मेरी ये हैबिट बन गई है ना, कि जैसे जो चीज़ें मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने अवचेतन लिखा, तो ये मेरी हैबिट बन गई है ना, तो ये कहाँ पर आ गया है, सब कॉन्शियस माइंड में आ चुका है मेरे, है ना। तो इस तरह से हमारा अवचेतन मन एक बेसिकली एक कह लीजिए कि ऑटो पिलो सिस्टम की तरह काम करता है, और यह एक प्रोग्राम की तरह है, और इसकी जो है ऑपरेटिंग हमारे चेतन मन के द्वारा ही होती है ना। ये ऐसा नहीं, का हैबिट तो बनी है, लेकिन जो ऑपरेट कर रहा है ये, है ना, हाथ को या लिखने की जो प्रक्रिया को, उस कंडीशन में वहाँ भूमिका चेतन ही निभा रहा है ना। ये बड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा टफ इसको बनाइएगा मत। ये बेसिकली अभ्यास कर लेने पर ये चीज़ें बेसिकली एक्टिव हो जाती है, अवचेतन, ज़्यादा अभ्यास करने पर। बस इतनी बात ध्यान रखिए। अब देखिए, एक शब्द मैंने आपको बताया, और वहाँ बेसिकली हमने कहा था एक शब्द और आता है ना,
ये हो गया सब कॉन्शियस। तो अब एक आएगा आपका अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस को क्या बोलते हैं हम लोग? अचेतन। अनकॉन्शियस लेवल। और अनकॉन्शियस लेवल को अभी अभी एक बच्चे ने बताया है कि इसे अचेतन कहते हैं हम लोग। अचेतन के अलावा इसको और नाम है, तो नाम तो सुन लीजिए, पता चले कि परीक्षा में दिक्कत करने लगे आप लोगों को। अचेतन और बेहोश मन कह लीजिए, बेहोश मन, बेहोश मन, ये शब्द कह लीजिए, है ना। तो याद रखने वाली बात है अब आप लोगों के लिए कि एक हो गया चेतन, अवचेतन, अचेतन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए यहाँ अगर मैं आपसे अचेतन की बात कर रहा हूँ, अचेतन मन में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो स्वतः घटित होती है, अपने आप आत्मनिरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होती है। ये इसके विचार, प्रक्रियाएं, यादें, रुचि एंड प्रेरणाएं शामिल हैं इसमें। इस प्रकार अचेतन मन को सपने और स्वचालित विचारों के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है, जो बिना किसी स्पष्ट कारण के दिखाई दे देता है ना। जैसे भूली हुई यादों का भंडार, इसका मतलब कि जो बाद के समय में चेतना के लिए सुलभ हो सके। प्रेशर डालते हैं ब्रेन पे तो वो चीज़ें बाद में आपको याद आ जाती है कि नहीं? ऐसा होता है? बोलिए, ऐसा होता है? जी सर। तो Yes, उन्हीं sir. हाँ जी। उन्हीं कंडीशन में बेसिकली अचेतन शब्द आ जाता है। तो अचेतन मन मस्तिष्क के अवस्था में जिसमें दुखी, दबी इच्छाएं, कटु अनुभव इत्यादि शब्द जहाँ आते हैं वही कहलाता है अचेतन, वही कहलाता है अचेतन। अच्छा, एक शब्द और हम लोगों से छूट रहा है, अर्धचेतन। क्या बता सकते हैं आप कि चेतन में आएगा, अवचेतन में आएगा, या अचेतन में आएगा, अर्धचेतन? अर्धचेतन। जी, अर्धचेतन अवचेतन को कहेंगे। अर्धचेतन यानी हाफ कॉन्शियस, सब कॉन्शियस किसको कहेंगे बताइए? अचेतन को, अवचेतन को। जब चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था, जब मान लीजिए ये ऊपर वाला चेतन और एकदम नीचे वाला अचेतन, इन दोनों की बीच की अवस्था शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमें या हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं। और थोड़ा जब बल देते हैं या जोर देते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं, याद आ जाती हैं। तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। वही प्रोसेस इसमें होगा। लेकिन दबी हुई इच्छा हो, कटु भावना हो, या मस्तिष्क, यह एक प्रकार के मस्तिष्क की वो अवस्था जो अचेतन शब्द से हो, जो अचेतन या दमन चीज से हो, उन परिप्रेक्ष्य में देखो, दबी अवस्था लिख लीजिए एक, और एक लिखिए दमन लिख लीजिए। दबी, दमन, ये दो शब्द लिख लीजिए। या कटु अनुभव, जहाँ थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस चीज़ें हो, है ना, थोड़ा बहुत अनुभव हो, लेकिन अवचेतन में अनुभव नहीं होगा। आप सीधा सीधा रिलेट करा दीजिएगा इसको अचेतन को। जरा यहाँ पे देखते हैं अब। उसी प्रकार के पानी जो है भाग पानी के बाहर, वो चेतन मन था। जैसे पानी के बाहर देखो, ऊपर मैंने दिखा था, वो 10% था, जबकि अधिकांश भाग पानी के अंदर था, वो अचेतन मन था, वो 90% भाग था। और जो भाग पानी के अंदर व बाहर दोनों में था, वो बीच की स्थिति में अर्धचेतन का मन दर्शाता था, जिसका कोई आकार या साइज नहीं होता है, जिसका कोई आकार और साइज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में देखिए, एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये, मान लीजिए पानी के बाहर है, और यहाँ मान लीजिए ये कुछ पानी में है, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी बात मैं कर रहा था आप लोगों से, ठीक है। बाकी इसके अंदर तो आपका अचेतन शब्द ही है, ठीक है। ये चीज़ें आएंगी, आपको PDF मिलेगा, आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे चेतन हो गया, अर्धचेतन हो गया और अचेतन हो गया। इसी अर्धचेतन को एक नाम और दिया जाता है, मैंने अभी बताया है, क्या बोला है बता सकते हैं आप? अवचेतन, है ना, अवचेतन बोलते हैं इसी को, ठीक है। याद रखिएगा, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अर्धचेतन है या अवचेतन है। यहाँ देखिए, चेतन मन में कहा गया कि चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था है जो 10% होती है,
चेतन और अचेतन मन के बीच की जो अवस्था होती है, जैसे देखो बीच की अवस्था जो मैंने बता रहा था आपसे, वो शून्य की अवस्था होती है। इसमें अगर हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं तो थोड़ा जोर देने पर याद आ जाती है, तो वही बेसिकली अर्धचेतन का पार्ट या किसका, अवचेतन का पार्ट है। ठीक है, इसको आप नोट करते चलिएगा। अचेतन बेसिकली अपने मन मस्तिष्क व अवस्था जिसमें दुखी, दबी हुई इच्छा, कटु अनुभव वगैरह आदि होते हैं, वो अचेतन शब्द को रिलेट करा देता है यहाँ पर। अब आपका अकारात्मक समाप्त हो गया। अब देखिए आपके सामने आ गया गत्यात्मक या संचारात्मक, संरचनात्मक। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान जिन समाधानों के द्वारा होता है, ये सभी गत्यात्मक और संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत आते हैं। इसके तीन साधन हैं, जिसमें आप लोग बोलते हो ईद, ईगो, सुपर ईगो। अच्छा, आप एक बार बता दीजिए, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन आपको समझ में आ गया है? यदि समझ में आ गया तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, प्लीज। यस सर। ठीक है, अब देखिए ईद जो है, सिंपल बात है, ईद क्या कहता है यहां पर आप देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, ये व्यक्ति में जन्मजात होता है। ईद क्या होता है व्यक्ति में? ये व्यक्ति में क्या होता है? जन्मजात होता है। ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है ना, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। अर्थात इसमें व्यक्ति केवल सुख की कल्पना ही कर सकता है। ईद है ना, अचेतन मन से जुड़ा हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। ईद जो है किससे जुड़ा हुआ है? अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए, सबसे पानी के जो सबसे नीचे था उस भाग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ईद वहाँ जुड़ा हुआ उससे, जिसका अर्थ है कि यह अपनी दबी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, जिसमें काम प्रवृत्ति का बड़ा सुख होता है। इस परिस्थिति में यह शब्द जो होता है ईद यहाँ पे संचालित होता है ना। ईद, जैसे मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में एक मकान पड़ा और उसमें लॉक लगा हुआ है। ठीक है, आपका मन बना कि भाई चोरी कर लेनी चाहिए। चोरी करने से हो सकता है आपको सुख प्राप्त हो, पैसे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है सुख प्राप्त होगा आपको, है ना। यहाँ हावी हो गया ईद। नकारात्मक क्रियाओं में यह हावी होता है हमेशा, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है ये, कि चोरी कर लिया जाए, और यही काम प्रवृत्ति का सबसे बड़ा सुख है। ईद यहाँ पे ये चीज़ें जो है हावी हो जाता है। लेकिन आपको ईगो यहाँ पर जब मना करता है कि अगर आप चोरी करोगे तो इसका परिणाम भी जो है आपको निगेटिव ही मिलेगा, गलत ही मिलेगा पकड़े जाने पर, तो इसलिए वहाँ पर ईगो भी आपका या सुपर ईगो भी अपनी एक अहम रोल निभाना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ईद जो है पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे पार्श्विक प्रवृत्ति होती क्या है? पार्श्विक क्या होता है? यदि पार्श्विक पता होगा तभी आप कर पाओगे। पार्श्विक बताइए भाई। साइडेड, या आप कह लीजिए एक प्रकार से पार्श्विक एक ऐसा शब्द जहां आपकी किसी क्रियाओं को जोड़ने से संबंधित बन रहा हो, है ना। आप देखो, पार्श्विक क्रियाओं में अगर कोई एग्जाम्पल दिया जाए आपको तो सबसे बेटर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हिंसा बुद्धि के कारण मानव में अगर पार्श्विक प्रवृत्ति जागृत क्यों होती है, बता सकते हो आप? मैं 4 ऑप्शन देता हूं। स्वार्थ के कारण जागृत होती है, मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से, फिर जवाब आप बताइएगा। हिंसा बुद्धि के कारण होती है, कुविचार के कारण होती है, कि असत्य बोलने से कारण होती है। पार्श्विक प्रवृत्ति कब जागृत होती है मानो, बताइए। 4 ऑप्शन दिया मैंने, सुने हो कि नहीं सुने, बताओ पहले। पार्श्विक प्रवृत्ति होती क्या है, ये चीज अभी समझ नहीं अरे आई। भाई यही तो क्वेश्चन है, मैंने यही तो आपके लिए क्वेश्चन बना दिया, यहाँ पे दे दे, ध्यान से सुनिए। नहीं पता सर। पार्श्विक प्रवृत्ति, आप सुनिए तब मेरी बात को, है ना, बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मेरा सवाल कहता है कि मानव में पार्श्विक, है ना, पार्श्विक, यहाँ पे पार्श्विक गलत लिखा हुआ है,
पार्श्विक प्रवृत्तियां। अब यह पार्श्विक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती हैं? जागृत होती हैं, इस सवाल से सर आपको स्पष्ट कर देगा कि पार्श्विक प्रवृत्ति होती क्या है, क्योंकि जो जागृत होगा ना वही पार्श्विक प्रवृत्ति होगी। समझ रहे हैं ना आप? यही क्वेश्चन था। तो समझिए, मैंने आपको एक ऑप्शन बोला, आप सभी लोगों से समझिएगा ध्यानपूर्वक, आप सब लोग, है ना। मैंने कहा जो है असत्य बोलने सर, असत्य बोलने पर, ये रहा आपके सामने, असत्य बोलने पर। दूसरा मैंने आपसे कहा हिंसा बुद्धि के कारण, हिंसा, ठीक है, बुद्धि के कारण, कुविचार के कारण, कुविचार के कारण, मतलब आप समझिए कि अच्छा विचार नहीं होगा, या कुविचारों के कारण। और चौथा आप कर लीजिए इसमें स्वार्थ के कारण। अब बताइए, नेगेटिव कार्य होता है पार्श्विक प्रवृत्ति, स्वार्थ के कारण। सर हिंसा बुद्धि के कारण होता है ना। यहाँ जो शब्द है आपका, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ जो शब्द होगा वो हिंसा बुद्धि के कारण होगा सर। यही है आपका बेसिकली पार्श्विक प्रवृत्तियाँ, है ना, यही पार्श्विक प्रवृत्तियाँ होती हैं। जब कुविचार अपना घर बना लेते हैं या उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियाँ पर हावी हो उठती हैं, है ना, कुविचार, तो ऐसी कंडीशन पर आप ये भी कह सकते हो कि अवरुद्ध हो गया काम। हिंसा बुद्धि के कारण ऐसा कार्य जो है अवरुद्ध हो गया। हिंसा एक नेगेटिव, देखो एक अहिंसा शब्द होता है, एक हिंसा शब्द होता है। अहिंसा जो होता है वो पॉजिटिव में जाता है, और हिंसा जो होता है वो नेगेटिव कार्य में जाता है। बात समझ पा रहे हैं प्लीज, है ना। तो इन अर्थों में अगर मैं आपसे बात करता हूं कि पार्श्विक जो शब्द रिलेट कराया गया है आपके सामने यहाँ पे, वो एक नेगेटिव कार्य है, वो एक नेगेटिव कार्य है। और उस नेगेटिव कार्य को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे पशुओं के जैसा व्यवहार करना क्या कहलाएगा? पशुओं जैसा व्यवहार कहलाना क्या कहलाएगा? प्लीज, पार्श्विक प्रवृत्ति, पार्श्विक सर। बिल्कुल। क्रूर या निर्दयता पूर्वक कोई व्यवहार किया जाए तो बताइए क्या कहलाएगा? क्रूर और निर्दयता पूर्व कोई व्यवहार किया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? शुद्ध हिंदी में पार्श्विक। बस पार्श्विक, अब तो वो भी पार्श्विक में ही आएगा। बिल्कुल, वो भी पार्श्विक में ही आएगा। पशुओं जैसा क्रूर व्यवहार करना या निर्दयता पूर्वक कोई व्यवहार करना, वो भी आपका पार्श्विक प्रवृत्ति, पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा होने का मतलब होता है क्रूर व्यवहार। इदम यहाँ पर वही है, इदम वहाँ पर यही है ना, यही। तो प्रवृत्ति मतलब होता है पशु प्रवृत्ति, यहाँ पे नीचे लिखा भी है, ठीक है, आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक शब्द आता है ईगो। आशा है कि आप सब लोगों को पता होगा ईगो के बारे में भी। ईगो मतलब होता है अहम। अहम में बुद्धि, चेतना, तार्किकता होती है, या वास्तविकता पर आधारित होता है, रियलिटी पर। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए अब ये किससे जुड़ा हुआ है? अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ है, बीच वाले से। इसमें व्यक्ति काम के लिए विचार तो करता है, उसमें उचित अनुचित का ज्ञान भी होता है, उचित और अनुचित का ज्ञान भी होता है। इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो मानवतावादी होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है? ह्यूमनिस्टिक पर बेस्ड होता है, मानवतावादी। उसके बाद देखिए सुपर ईगो होता है, जिसको परा अहम कहते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये परीक्षा में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। परा अहम, सुपर ईगो में आदर्शवाद, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अवस्था होती है, ठीक है। और परा अहम पूरी तरह से सामाजिकता पर आधारित होता है
और नैतिकता पर आधारित होता है। सामाजिकता और नैतिकता दोनों पर ये बेस्ड होता है। यह चेतन मन से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति में पराअहम अधिक होता है ना, सुपर ईगो अधिक होता है ना, वह बुरे विचारों से दूर रहता है। ना लोभ ना माया, ठीक है, सब कुछ छोड़ देता है। तो यहाँ पर उसकी प्रवृत्ति कैसी बन जाएगी? देवत्व वाली प्रवृत्ति बन जाएगी। इस सुपर ईगो में आप गौतम बुद्ध का नाम सुने होंगे और उनकी जैसा बहुत सारे लोग हैं, है ना। इस परिप्रेक्ष्य में उनकी जो भूमिका आ जाती है ना, सुपर ईगो में, ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा आप लोग, मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा कौन सा मन किससे रिलेट कराता है। बताइए, ईगो में कौन सा मन व्यक्ति का संचालित करता है? बताइए। अर्धचेतन। अर्धचेतन। चेतन। और इद में कौन सा मन बेसिकली रिलेट कराता है, जहां दबी इच्छाओं? अचेतन। अचेतन, बिल्कुल सही जवाब सर। और बात रही पॉजिटिव, तो चेतन एक्टिव था ही, और वो शब्द आ जाता है सुपर ईगो में, जहां चेतन शब्द यहाँ पे प्रस्तुत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, आपने शुरुआत में पढ़ा क्या? मुझसे आपने पढ़ा चेतन, फिर आपने क्या पढ़ा? अर्धचेतन, फिर आपने क्या पढ़ा? अर्धचेतन के बाद बताइए ना, अचेतन। क्या पढ़ा था आपने? अचेतन। अवचेतन से। हाँ, है ना। तो इन शब्द में आपने ये तीन इस तरीके से पढ़ा क्रम में। फिर इधर देखिए, आपने क्रम में कैसे पढ़े? आपने पढ़ा ईद, इसमें क्या किया आपने? ईद नीचे से लीजिए, इसमें ये रिलेट हो जाएगा। फिर आपने क्या किया? ईगो, यहाँ को रिलेट कर दिए। फिर आप ऊपर चले जाएंगे तो आप यहाँ पे सुपर ईगो। हो गया सही? तो अब इसको भूलना मत, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से पहले चेतन, अर्धचेतन और अचेतन ऐसे लिख लेना, फिर ईद, ईगो, सुपर ईगो ऐसे लिख लेना, और क्वेश्चन में आएगा तो आप आसानी से रिलेट करा के मैच करा सकते हो। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, सिगमंड फ्रायड का आता है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। देखो, मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिटिकल या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, बात वही होता है। फ्रायड ने अपने इस सिद्धांत में काम प्रवृत्ति का, ठीक है, किसका? काम प्रवृत्ति को विकास का महत्वपूर्ण अंग माना, और इसके लिए फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया, है ना। तो ये शब्द यहाँ पे संबंधित होता है। एक शब्द इनका है लिबिडो। लिबिडो काम शक्तियों को कहते हैं जिसमें सुख की अनुभूति होती है। सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा था। सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में, ध्यान रखना कि इनके अनुसार कहा गया कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसका पूर्ण होना आवश्यक है। यदि इन प्रवृत्तियों को दबाया जाता है ना, तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाएगा। कुसमायोजित हो जाएगा यानी नेगेटिव क्रियाएं हो सकती हैं, है ना। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लव में या फेल होते हैं, फेलियर होते हैं, वो अवसाद, डिप्रेशन से ग्रसित भी हो जाते हैं। जो अपने आप को संभाल लेते हैं, भाई जाहिर सी बात है, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो व्यक्ति क्या हो गया? कुसमायोजित हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। एंजाइटी या अवसाद, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से, या यहाँ तक कि आत्महत्या तक क्रियाएँ बन जाती हैं। न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। यहाँ तक चीज़ें बन जाती हैं। तो ये जाहिर सी बात है, लिबिडो, अगर आपने लिबिडो हो गया, स्नेह हो गया, काम प्रवृत्ति को ही लिबिडो कहा जाता है। अगर आप इत्यादि इनमें से जो एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ अगर आप दबाना चाहेंगे या उस प्रवृत्ति को बंद करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुसमायोजन जैसी प्रक्रिया संचालित हो जाती है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बेसिकली 5 हैं। परीक्षाओं में ये भी सवाल जो है पूछे जाते हैं, 5 अवस्थाएं सिगमंड फ्रायड के। एक है मुखावस्था, जिसको जन्म से 1 वर्ष कहा जाता है। गुदावस्था, जिसमें एनेटल जो है, एनल स्टेज बोलते हैं, 1 से 2 वर्ष बोला जाता है। लिंग प्रधानतावस्था होती है, जिसको फैलिक स्टेज कहा जाता है, 2 से 5 वर्ष होती है। अव्यक्तता अवस्था, जिसको आप लैंगिक अवस्था भी इसको बोलते हैं, लेटेंसी स्टेज कहा जाता है, जो 6 से 12 वर्ष की होती है। जो है जनेंद्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, या जननात्मक अवस्था भी इसी को बोला जाता है। ये जेनेटल स्टेज इसको कहा जाता है, और ये 12 से बाद होता है। कहीं कहीं 12 से 18 भी आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं आपको 12 से 15 भी मिल सकता है
हाँ, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस अवस्था में। अब एक एक करके थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक एक अवस्थाओं के बारे में, ठीक रहेगा ना। देखिए, मुखावस्था को हम लोग बोलते हैं ओरल स्टेज, जन्म से 1 वर्ष होता है। ये मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की इस अवस्था में होता है तो इस अवस्था को हम लोग लिबिडो कहते हैं। यहाँ पे मुख होता है, जिसके कारण स्वरूप बालक में सुख से काम करने वाली क्रियाओं में आनंद की अनुभूति होती है। जैसे काटना हो गया, चूसना हो गया, ये शब्द जो है मुखावस्था को रिलेट कराता है, जहाँ लिबिडो शब्द रिलेट होता है। इसी अवस्था में व्यक्ति में 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होते हैं इसी स्टेज में, जन्म से 1 वर्ष में। जैसे एक होता है मुखावर्ती या निष्क्रियता व्यक्तित्व, जिसको हम लोग ओरल पर्सनालिटी कहते हैं, है ना। अब देखिए, इसमें ना एक OPP शब्द आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल पैसिव पर्सनालिटी, यानी मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व। आशावादिता, विश्वास का गुण। आपको याद आ रहा है इरिक इरिक्शन, पहली अवस्था, शैशवावस्था, प्लीज बताइए। जी सर। शैशवावस्था की बताइए, किससे किससे फाइट थी? याद अगर आ रहा है पहली अवस्था तो बताइए उसका नाम। ट्रस्ट मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। वहाँ परिणाम क्या था? आशा, होप, है ना। तो आपने पेपर में ये भी सवाल देखा होगा कि सिगमंड फ्रायड से थ्योरी कौन सी अवस्था है जो इरिक इरिक्शन से मैच करती है। तो आप यहीं पर देख सकते हो कि आशावादिता, विश्वास का जो गुण है, ये जाहिर सी बात है रिलेट कराती है इरिक इरिक्शन की पहली अवस्था को। यस सर। मुखवर्ती अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, इसको बोला था OAP। आप कह सकते हो कि ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी है। यहाँ सोशल प्रभुत्व, दूसरों को पीड़ा देना आदि गुण पाए जाते हैं। फ्रायड ने धूम्रपान की आदत को लिबिडो की अल्प संतुष्टि माना है ना। धूम्रपान की आदत को लिबिडो की अल्प संतुष्टि माना है ये, ठीक है। अल्प संतुष्टि, शोषण करना हो गया, प्रभुत्व हो गया, दूसरों को पीड़ा देना हो गया, ऐसे गुण जो पाए जाते हैं वो मुखवर्ती या अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व वाले होते हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे, गुदावस्था देखेंगे। गुदावस्था में देखिए 1 से लेकर 2 वर्ष होता है, या मनोलैंगिक विकास की दूसरी अवस्था होती है, ठीक है। इसमें कामुकता का क्षेत्र मुख की जगह क्या होता है? गुदा होता है, जिसके कारण बच्चे मल मूत्र त्यागने और उन्हें रोकने में आनंद की अनुभूति करते हैं। इसी अवस्था में बालक प्रथम बार अंतर्द्वंद की अनुभूति करता है। अंतर्द्वंद की अनुभूति करता है, ये दूसरी अवस्था है जो आप कह सकते हो प्रथम बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है ये, प्रथम बार अंतर्द्वंद जो शब्द है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। गुदावस्था के अंतर्गत यह शब्द मिलता है। सर इसमें पहली जो प्रथम अवस्था थी, एक बार वो इसमें देखना, एक बार जो सेकंड वो था क्या? मुखवर्ती अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व वाला कह रहे हैं आप? हाँ जी जी। हाँ, तो उसमें क्या पूछना है आपको सर? एक बार आप थोड़ा वो जो ये बीड़ी पीना, ये जो सिगरेट पीना, या सब कुछ आया था, इसमें बच्चे का कैसे? फ्रायड, ये देखो सर, मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ फ्रायड ने कहा है शोषण, प्रभुत्व, दूसरों को पीड़ा देना आदि गुण पाया जाता है, ये बात वहाँ पे है। लेकिन फ्रायड ने एक बात कही है कि जो मुखवर्ती या अनुवर्ती है, क्योंकि अब बच्चा आप सोच रहे हैं जन्म से लेके 1 वर्ष है। सर एक बार वो निकाल, एक बार थोड़ा ऊपर कीजिए। दिखा दूँ, ओके ओके ओके, देख लीजिए, समझिएगा बात को, बड़ा आसान शब्द है ये, है ना। जैसे मैं इसमें सर ये लिखा है, हाँ। एक बार थोड़ा सा करिए आप। इसमें लिखा है कि धूम्रपान की आदत की, ये धूम्रपान, इसमें 1 से 2 मतलब 1 वर्ष तक के बच्चे धूम्रपान का इसमें कैसे छोड़ेंगे? अरे भाई, वही तो मैं बता रहा था, वही तो आपको बोल रहा हूँ, आप उसको सुनिए पहले बात ना। जी जी। आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुखवर्ती अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व वाला है, दूसरा जहाँ शोषण, प्रभुत्व, दूसरों को पीड़ा देना आदि का गुण पाया जाता है, ये गुण पाए जाते हैं इसमें ये। अब फ्रायड ने एक बात ये भी बोला है कि धूम्रपान की आदत में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा? मुखवर्ती शब्द पढ़ रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं।
ये हम यहाँ तक हम लोगों ने जो देखा 1 से लेकर 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, या जन्म से लेकर 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सोच लीजिए अपने मन में कि धूम्रपान की आदत लिबिडो की एक अल्प संतुष्टि है। लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। ये एक एग्जाम्पल, ये नहीं बताया कि छोटे बच्चों के लिए बताया गया है, ये आपको बताया जा रहा है कि एक अल्प संतुष्टि का पार्ट है। ये भी मतलब ये, हाँ जी जी, ये मतलब अलग से लाइन दी गई है कि हाँ, ये अलग से हाँ, लाइन दी गई है। ये आपको एक बताया जा रहा है कि ये जो पार्ट है मुखावस्था के, इस तरीके की क्रियाएं जो बड़े लोग करते हैं जी जी वो धूम्रपान की आदत में, उसको लिबिडो का ही नाम दिया जाता है कि ये भी लिबिडो है एक प्रकार का, है ना। आप लोग बोलते नहीं हो, कहते भैया इसको हैबिट बन गई है ना। इसको आप बोलते हो, कहते इसको आदत बन गई, छूटेगी नहीं, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, है ना, तंबाकू खाना नहीं छूटेगा। तो आप आदत के बजाय अगर आप ये कहें कि मुखवर्ती, अनुवर्ती, आक्रामक, जो है आक्रामक व्यक्तित्व के आधार पे सिगमंड फ्राइड के अनुसार, तो लिबिडो बोले, है ना, लिबिडो है वो उसके अंदर। यही मैं आपको वहां पर भी बता रहा था। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिंग प्रधानावस्था के बारे में, फैलिक स्टेज। अब देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि 2 से 5 वर्ष इसकी आयु है। अब आप जानते हैं कि इस मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था में इसमें लिबिडो का स्थान जनेंद्रियां हो जाती है। अभी आप ऊपर देख रहे थे, लिबिडो का जो स्थान बन रहा था मुखावस्था में, मुख बन रहा था, है ना, वो कंडीशन बन रही थी। लेकिन लिंग प्रधानता अवस्था में, फैलिक स्टेज में, मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था में, इनमें लिबिडो का स्थान जनेंद्रिय हो रहा है। इस अवस्था में लड़के में ना मात्र प्रेम की उत्पत्ति व लड़कियों में पितृ प्रेम की उत्पत्ति होती है। इसका कारण फ्रायड में लड़कों में मात्र मनोग्रंथि यानी ओडिपस कॉम्प्लेक्स और लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि जिसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बताया गया है। ये 2 टाइप की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो लड़के में पाई जा रही है, बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं लड़के में पाई जा रही है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली मात्र प्रेम के लिए है। एज याद रखिएगा 2 से 5 वर्ष। एस के मंगल की किताब में आपको बेसिकली एक यूनानी कहानी के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप 2 से 5 वर्ष याद रखेंगे कि बच्चा जो है 2 से 5 साल का है, ठीक है। जो बेसिकली इसके अंदर ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है लड़के में, वो माता के स्नेह या माता के प्रेम प्रति, और लड़कियों में जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है वो पिता या पितृ मनोग्रंथि के प्रति, है ना, ठीक है। वहाँ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए, मात्र मनोग्रंथि ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण लड़कों से अचेतन मन में अपनी माता के लिए लैंगिक प्रेम की इच्छा होती है, ठीक है, लड़कों में। जबकि पितृ मनोग्रंथि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण लड़कियों में अपने पिता के लिए लैंगिक आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेगी यूनानी स्टोरी में या कहानी में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी, नेट पर भी है वो कहानी, है ना। तो इस तरीके की चीज़ आती है। लेकिन यहाँ पे अगर सिगमंड फ्रायड ने एक बात बताया है कि इस तरीके की ग्रंथि पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। फिलहाल एज याद रखेंगे 2 से 5 वर्ष इसकी। आगे बात करते हैं अव्यक्तता अवस्था, लेटेंसी स्टेज होता है ये। लेटेंसी स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 से 12 वर्ष की है। यह बेसिकली मनोलैंगिक विकास की चौथी अवस्था है। इसमें लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य हो जाता है। लिबिडो का क्षेत्र जो होता है बेसिकली अदृश्य हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन माना जाता है कि सामाजिक कार्यों और हम उम्र के बच्चों के साथ खेलकर अदृश्य लिबिडो की संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष जो है, ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन माना जाता है। ऐसा एक इमेजिन किया गया है, कल्पना किया गया है कि सामाजिक कार्यों और हम उम्र जो पीयर ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ खेल कर अदृश्य लिबिडो की जो बेसिकली संतुष्टि होती है उससे प्राप्त होती है। ये बेसिकली अव्यक्तता अवस्था के अंतर्गत होता है या लेटेंसी स्टेज के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है जनेंद्रियात अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटल स्टेज। 12 वर्ष के बाद होता है, कहीं 15 तो कहीं 18 भी देखने को मिल जाती है किताबों में। इसका कहने का आशय ये है कि ये 5वीं, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है, 5वीं कर लीजिएगा यहाँ पे। ये 5वीं अवस्था है। ये 12 वर्ष के बाद निरंतर चलती रहती है। इसमें हार्मोन्स के निर्माण होने लगते हैं
और इसके कारण ये इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है, मेल फीमेल से फीमेल मेल की तरफ। ये आकर्षण बहुत ही तीव्र होने लगता है, यानी आप कह सकते हो कि यह अवस्था बेसिकली, अच्छा विभिन्न परिवर्तन भी देखने को मिलता है आपको। एक प्यूबर्टी स्टेज का नाम सुना है? प्यूबर्टी स्टेज बताइए, तरुणाई अवस्था नहीं सुना है? उसमें शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, फिजिकल परिवर्तन, है ना, इत्यादि बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है मेल फीमेल में, है ना, समझ रहे हैं ना? वो यही स्टेज है, जेनिटल स्टेज, वो जेनिटल स्टेज है। हेलो बताइए, आवाज़ जा रही कि नहीं जा रही है? यस सर। Yes, sir. आगे बात करते हैं समूह को लेकर। नॉर्सिज्म शब्द है ये, देखिए मैं आपको बता दूं, एक नॉर्सिज्म शब्द जो है ये फ्राइड का है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्राइड का। और ये बेसिकली किशोरावस्था में ज़्यादा पाया जाता है। और किशोरावस्था के जनक कौन है, बता सकते हो आप लोग? किशोरावस्था के जनक स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल सर। स्टेनले हॉल, बिल्कुल सही जवाब, स्टेनले हॉल। तो फ्राइड के अनुसार जब बालक शैशवावस्था में होता है ना, तो अपने रूप पर मोहित हो जाता है, अपने आप में प्रेम करने लग जाता है। इस प्रकार उसे स्वामोह कह लीजिए या आत्म प्रेम कह लीजिए, ये फ्राइड ने एक नाम दे दिया था इसको, उसको बोला था नॉर्सिज्म शब्द है ये। नॉर्सिज्म किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है ना। बार बार जो देखिए टीन एज के जितने बच्चे होंगे, बार बार वो बाल को झड़ना, संवारना, शीशे देखना, तैयार होना, है ना। ऐसा नहीं कोई मेल में, फीमेल में भी, बॉयज़ गर्ल्स दोनों में होता है ये, ठीक है, दोनों में ये चीज़ें देखने को मिलती है ना। महिलाओं में कम मिलती है, बता सकते हो आप लोग? जब कहीं पार्टी जाना हो या शादी में जाना हो तो वहाँ पे देखने को मिलता है, सही बात। किसी फंक्शन में जब जाना हो। हाँ, पार्टी फंक्शन, ठीक है। ये किताब में नहीं लिखा, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया है, ठीक है, पता चले आप लोग सोचे कि वहाँ पे पार्टी ढूंढने लगे, महिलाओं का आ गया ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, फील्ड थ्योरी जानते हैं? फील्ड थ्योरी नाम तो सुना ही होगा। क्षेत्रवाद का सिद्धांत, है ना, बोलिए, यस सर। बोला करो। 1940 के दशक में कह लीजिए या 1940 का वर्ष कह लीजिए, जहां कर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी को प्रस्तावित किया और व्यवहार, व्यक्ति और पर्यावरण के परिणाम को बताया। ये देखिए, बिहेवियर और इन्वायरमेंट के लेकर काफ़ी ज़्यादा इनकी भूमिका बनी है। इस सिद्धांत का सामाजिक मनोविज्ञान पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे इस धारणा का समर्थन किया कि हमारे व्यक्तिगत गुण और पर्यावरण व्यवहार का कारण बनते हैं। अच्छा जी, देखिएगा यहाँ पर, जिसके धारणा का समर्थन किया और कहा कि हमारे व्यक्तिगत गुण और पर्यावरण के व्यवहार का कारण बनते हैं। तो इसी अवधारणा को पहली बार मनोविज्ञान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यहाँ पर जिसकी जड़ें गेस्टाल्ट सिद्धांत के समग्र दृष्टिकोण में देखने को मिला। इसे 1940 के दशक में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं ये कर्ट लेविन महोदय, इन्होंने विकसित किया था। गेस्टाल्ट में देखो एक, अगर मैं बात करूँगा तभी आगे मिलेगा आप लोगों को, थेरेपी करके, और वहाँ पे लॉरा पल्स का नाम, पिट्स पल्स का नाम आएगा, वाइफ हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, उनका नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि थ्योरी है और इस थ्योरी में कर्ट लेविन का नाम देखने को ज़रूर मिलेगा। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत का एक सूत्र व्यक्त किया गया है और वो सूत्र ये है, B इज इक्वल एफ एंड ब्रैकेट में P इंटू ई भी आप कह सकते हो। यहाँ B से क्या हो जाएगा, बिहेवियर हो जाएगा, है ना, B से बिहेवियर, क्योंकि ये नॉन बिहेवियर पर ही काम करते हैं बेसिकली, और B बिहेवियर, और P से पर्सन यानी व्यक्ति हो जाएगा, और कल्चर बेसिकली यहाँ पे एक और सांस्कृतिक वातावरण है, अच्छा सॉरी इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट का कार्य हो जाएगा। और F से क्या हो जाएगा, फंक्शन, F से क्या हो जाएगा, फंक्शन, समझ रहे हैं ना। ये एक सूत्र दिया है, B इज इक्वल एफ ब्रैकेट में P और E। F का मतलब हो जाएगा फंक्शन, P का मतलब हो जाएगा पर्सन, और E का मतलब हो जाएगा इन्वायरमेंट, है ना, यानी वातावरण। परीक्षा में अभी तक ये सूत्र तो नहीं आया है, लेकिन यदि आ भी जाए तो आप लोग इसी सूत्र को टिक करिएगा। IQ इज इक्वल जो है MA/CA × 100 करके एक सूत्र आता है बुद्धिलब्धि का,
इंटेलिजेंस क्वोशंट का, वो पेपर में आ चुका है, तो हो सकता है ये भी आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटैचमेंट थ्योरी, इसको हम लोग बोलते हैं संलग्न, क्या बोलते हैं, संलग्न सिद्धांत बोलते हैं इसी को, अटैचमेंट को। तो अटैचमेंट थ्योरी को, अच्छा अटैचमेंट थ्योरी को लगाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो संलग्न कह लीजिए या लगाव कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। सन 1969 में ये थ्योरी आई थी और ये थ्योरी जॉन बॉल्बी का नाम आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जॉन बॉल्बी। ठीक है, बॉल्बी, साथ में इनके एक सहयोगी समर्थक का नाम भी आ जाता है, मैरी एसावर्थ का नाम, ये भी नाम आ जाता है इसमें। जॉन बॉल्बी के कार्य से उत्पन्न हुआ एक मनोवैज्ञानिक या विकासवादी और नैतिक सिद्धांत है जो मनुष्य के बीच में पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए एक वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक ढांचा प्रदान करता है। ये शब्द यहाँ पर प्रस्तुत होता है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए, किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन का ढांचा या स्ट्रक्चर बनाना या किसी चीज़ को डिस्क्राइब के रूप में मेंशन करना, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पर आपको वो चीज़ें, जो भी कार्य संचालित होगा वो कार्य जॉन बॉल्बी का ही संचालित होगा इसके अंतर्गत। सन 1900 जो है यहाँ पर देखिए, सन 1958 यानी 1958 लिखा हुआ है, 1958, ये हिंदी का लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 9 लिखा हुआ है, 5 है और ये 8 है। 1958 या 1958 के बाद से इसे प्रारंभिक पत्र थे, ये कुछ प्रारंभिक पत्र थे, लेकिन पूरा सिद्धांत त्रयी अटैचमेंट एंड लॉस 1969 एंड 82 में प्रकाशित हुआ। ये त्रयी अटैचमेंट है एंड लॉस, ये बेसिकली एक प्रकार से इस सिद्धांत में आप ये कह लीजिए कि एक पुस्तक के रूप में अटैचमेंट एंड लॉस पुस्तक करके आई थी, जो 1969 और 82 के बीच में प्रकाशित हुई। शुरुआती दिनों में जॉन बॉल्बी ने अकादमिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आलोचना भी इन्होंने किया और फिर मनोविश्लेषणात्मक समुदाय और बहिष्कृत किया। लगाव का सिद्धांत या अटैचमेंट थ्योरी प्रारंभिक सामाजिक विकास को समझने के लिए एक प्रमुख दृष्टिकोण बन गया। तो सामाजिक विकास पर यह बल देता है, देख लीजिए, और बच्चों के करीबी रिश्तों के संगठन में अनुभवजन्य शोध पर एक बड़ी लहर का जन्म दिया अटैचमेंट थ्योरी ने। ठीक है, अटैचमेंट थ्योरी सोशल डेवलपमेंट पर अपनी भूमिका निभाता है। अटैचमेंट थ्योरी को आखिरकार 1969 में अटैचमेंट एंड लॉस टाइलॉजी के पहले खंड में अटैचमेंट में प्रस्तुत किया गया। दूसरा तीसरा खंड अलगाव, चिंता, क्रोध और हानि, उदासी और अवसाद क्रमशः अगर हम बात करते हैं तो 1972 एंड 1980 में। पहला 1969 में, जैसे आपने दास कैपिटल के बारे में पढ़ा था ना कि 1867, 1885 या 84 और 1894, यही था ना दास कैपिटल का। तो इसी तरीके से अटैचमेंट का भी 1969, 1972 एंड 1980। अटैचमेंट को 1982 में अधिक हालिया शोध को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। ठीक है, हर एक पुस्तकों में कुछ ना कुछ अटैचमेंट थ्योरी में, जैसे सामाजिक विकास पर बात हो रही है, फिर नैतिक विकास को उसमें जोड़ दिया, सामाजिक विकास के और डोमेन को उसमें जोड़ दिया, तो वो चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लग रहा है अभी कल और क्लास चलेगी इसकी, कल बिहेवियर थ्योरी है ना। तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लंबी क्लास इसलिए ले लिया आप लोगों के लिए कि जितनी थ्योरी है ये सारी थ्योरी मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, कोई भी एक थ्योरी ऐसी नहीं बचेगी सोशल वर्क की जो आप लोगों से रह जाए। ठीक है, सारी थ्योरी ले लिया है मैंने यहाँ पर, इस वजह से थोड़ी सी क्लास लंबी बन रही है, लेकिन कल आपकी ये थ्योरी समाप्त हो जाएगी, है ना। कल आपकी ये थ्योरी है, जितनी भी थ्योरीज हैं वो फिनिश कर दूंगा कल। ठीक है, और ये पीडीएफ मैं अभी आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। और जैसे जो कोई थ्योरी अगर आप Thank you, मुझे sir. लगेंगे तो उस थ्योरी को मैं थोड़ी सी बड़ी करूँगा, और ये सभी थ्योरी एक ही पीडीएफ में मिलेंगी, अलग अलग पीडीएफ में। जैसे अभी आपको क्या है, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, टेलीग्राम पे आपकी पूरी डिटेल पीडीएफ जाएगी। एक ही पीडीएफ, चाहे वो 150 पेज का या 200 पेज का हो, वो एक ही रहेगी, तो वो आपके सीधे सीधा जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, यहाँ पर अब ये 47 पेज का है ना, तो ये आपको अभी जो है मैं शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। अगर कोई डाउट वगैरह है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं अभी, प्लीज। डाउट नहीं है?
चलिए तो फिर हम लोग मुलाकात करते हैं कल मॉर्निंग की क्लास में, और कल मॉर्निंग क्लास जो होने वाली है वो अपराध पे संबंधित है, अपराध के सिद्धांतों पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है मनीषा, अनुष्का, बताइए, अनुष्का, पूनम, जी सर। ठीक, चलिए। ओके सर, थैंक यू।